नमस्कार आप सभी को। देखिए आज का ये जो वीडियो है ये CSIR नेट जून 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आंसर की भी डाल दिया गया है। NTA ने अपना ये पहला आंसर की डाला है, उस पर ऑब्जेक्शन भी इनवाइट किए गए हैं। आप सभी ने आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्मेंस थी, आपने कौन से आंसर्स मार्क किए हैं, आई होप आप लोगों ने चेक कर लिए हैं। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने सारा बता रखा था, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है वो बताया हुआ है, आप उस वीडियो को काम में लेना। देखिए इसके बाद में दूसरा मैटर स्टार्ट हो जाता है कि स्टूडेंट ये चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये स्वाभाविक है कि आप सभी ऐसा श्योर होना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी काफ़ी सारे जगह से आपको ये सूचनाएं मिलती हैं कि पेपर किस प्रकार के रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा था, इवनिंग का कैसा था, बहुत सारी बातें होती हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो के अंदर जो टेंटेटिव कट ऑफ हो सकती है वो हमने शेयर की थी आपके साथ। उन पर आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी, तो उन सभी चीज़ों से कुछ मेन पॉइंट्स निकल के आए और उनको समराइज़ करते हुए ये एक स्पेशल सेशन तैयार किया गया है। आज का ये पूरा जो वीडियो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करनी है आपको, और आपको रियलिटी क्या है वो क्लियर हो और आप अच्छे स्कोर की तरफ कैसे बढ़ेंगे या सिलेक्शन आपका श्योरिटी की तरफ जाए, उसके लिए क्या बातें होती हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि एक तो ये था कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा इजी था, इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। ये एक ऐसा पैटर्न है जो ऑलमोस्ट आप पिछले सालों में देखेंगे, तो हर बार थोड़ा सा ऐसा ही स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है वो रहता है और पेपर रियल में थोड़े से डिफ़र करते हैं, और इसी कारण से पेपर्स को बाद में नॉर्मलाइज किया जाता है स्कोर को, और परसेंटाइल के अंदर स्कोर का वो हमारा शो होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो अपना स्कोर बताया उसमें मार्जिनल स्कोर काफ़ी लोगों का है। मार्जिनल का मतलब ये है कि उनका स्कोर कट ऑफ जो संभावित कट ऑफ है या पहले जो कट ऑफ रही हुई है उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत आसपास है। तो जहाँ तक मेरा मानना है 80 से लेके 95 नंबर जिनके बन रहे हैं वो थोड़ा बहुत कैटेगरी का इशू हो सकता है, लेकिन ये एक मार्जिनल रेंज है। तो अगर आपका स्कोर ऐसा है तो पेपर तो आपका हो ही चुका है, आपका आंसर की भी आ चुकी है, आपने मैच भी कर लिया है, तो स्कोर तो आपका जो है वो आपके पास आ गया है। ऐसे सीन में आपको क्या करना है या क्या स्टेप्स आपकी होनी चाहिए वो एक एक्सपर्ट कमेंट के रूप में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल से मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आप किसी और टीचर से जुड़े हो सकते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट से जुड़े हो सकते हैं, आपके पास अदर रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके ओपिनियन वेरी कर सकते हैं, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो फील करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, आप इसको एंड तक देखिए, वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करनी है, और आपके एंड पे क्या हो सकता है वो आपको फॉलो करना है, और उसके लिए क्या क्या हेल्प हो सकती है हमारी साइड से वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। देखिए जब हम मार्जिनल स्कोर की बात करते हैं तो मार्जिनल स्कोर का मतलब हो गया कि जैसे 80 से लेके 95 नंबर जो हमने एक रेंज रखी है उसको अपन मार्जिनल स्कोर मान रहे हैं। देखो एक तो अपन ये ले सकते हैं कि स्कोर माइनस में आ रहा है ना, स्कोर जैसे 40-50 नंबर ही आ रहा है, स्कोर जैसे 80 से 95 नंबर आ रहा है, या 100 या मोर देन 100 आ रहा है। तो यहाँ जो स्टूडेंट बहुत पीछे रह गए इनका तो कोई इश्यू ही नहीं है, मैं भी उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, ये कन्फर्म है।
कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, मे बी उन्होंने तैयारी पूरी नहीं किया होगा, कंटेंट उनके पास सही नहीं हो सकता है, क्वेश्चंस उनको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। जिनका स्कोर 100 और 100+ है तो उसमें वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जानी है कि उन्होंने पेपर अच्छे से किया है और क्वेश्चंस उनको थोड़े ठीक तरीके से समझ में आए हैं। मे बी उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा रहा होगा, लैंग्वेज को पढ़ना और समझना उसमें वो फटाफट ऐसा कर पाए होंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो सारी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए उनका स्कोर 100, 100+, 120 इधर जा रहा है। तो वो लोग सिलेक्शन की तरफ है, क्योंकि स्टैंडर्ड कट ऑफ जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग 110 से लेके 120 नंबर जिन स्टूडेंट्स के होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। तो सबसे बड़ा इशू तो इन लोगों के साथ होता है कि ये ऐसे भी नहीं है कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, इन्होंने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए हुए होते हैं, इनका देखा जाए तो स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा ही है, चाहे कहीं से भी प्रिपेयर किया हो आप लोगों ने। बट फिर ऐसा क्या कारण है कि थोड़ा सा गैप रह जाता है? और स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आपने प्रिपरेशन की है, आपको जो भी आपके मेंटर्स बताते हैं आप सारा ही फॉलो करते हैं, आपसे जितना होता है आप तो उतना करते ही हैं, लेकिन फिर भी और क्या हो वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो मार्जिनल स्कोर का मतलब जिनको कुछ चीज़ें हैं जो उनके साइड से मिसिंग है और उनके सॉल्यूशन क्या है, तो हम इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल सकते थे। चलिए हम आगे और बातें करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अपन बात करें कि आप लोगों की प्रिपरेशन, ये अब सारा का सारा जो मेरा डिस्कशन रहेगा मैं मार्जिनल के एंगल से ही सारी बातें आपके साथ कर रहा हूँ। देखो आपकी प्रिपरेशन नो डाउट बहुत अच्छी रही हुई है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपके कंटेंट में कोई इश्यू है। कंटेंट जो भी आपके पास होगा किसी भी कोचिंग का हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपने क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट किए हैं उनका नंबर भी बहुत अच्छा है, हालांकि मैंने आपसे जानने की कोशिश नहीं की है, बट आपके स्कोर से एक चीज़ पता लगती है कि आपने जो क्वेश्चंस A, B एंड C सेक्शन में अटैम्प्ट करने चाहिए थे आपने लगभग उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो आपने पढ़ाई भी अच्छे से की है, आपका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, आपने टाइम भी अच्छे से दिया है, आपने क्वेश्चंस भी अच्छे से किए हैं, तो आपने ऑलमोस्ट बाकी स्टूडेंट जो करते हैं वैसा ही आपने किया है। बहुत बड़ा कोई गैप ना आपने नहीं छोड़ा है, आपने पूरा सिलेबस या जो भी आपका पैटर्न है, कुछ पूरा सिलेबस कवर करने वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स को फॉलो करते हैं, तो जो भी आपका तरीका रहा हुआ है आपने इसको बढ़िया से किया है, नो डाउट। देखिए इसके बाद में हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि जैसे आपके स्कोर जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आए थे आपको लग रहा था कि मेरा स्कोर इतना होगा, उसके कुछ दिन बाद में आपने इधर से बाकी जगह से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको पता लगे, आपने क्या किया, क्योंकि आपके पास पेपर तो नहीं था, आपने ऐसे ही मेमोरी बेस के ऊपर उन चीज़ों को एनालाइज किया और फिर आपको लगा कि आपके स्कोर जो आप फैसले बोल रहे थे उससे कम है। और आज रियलिटी ये है कि आपके स्कोर एक्सपेक्टेड स्कोर से पीछे रह गए, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही आता है कि आपने क्वेश्चन जो किए हैं वो रॉन्ग अटैम्प्ट हुए हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, सिर्फ इतना मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे थे, या आप जो आंसर देने की कोशिश कर रहे थे क्या वही सही तरीका था, या आपका जो तरीका था उसमें आपसे कोई मिस्टेक हुई है। तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि जैसे ऑब्जेक्शन मांगा गया है, ऑब्जेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता क्वेश्चंस का, कुछ एक क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर दिक्कत होती है, तो वो रिजल्ट के बाद में रिवाइज की आएगी, ठीक है। बट आपने जो गलती की है वो डेफिनेटली रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, वो आपकी साइड से रॉन्ग अटैम्प्ट हुए, ये चीज़ आपको स्वीकार करनी है। तो देखो अभी हम ये कहने लग गए कि हमारा जो मैटर है वो रॉन्ग अटैम्प्ट पे जाके प्रॉब्लम हमें मिली है कि हमने क्वेश्चन किए भी हैं, बढ़िया नंबर था, अच्छे से क्वेश्चन किए, बट हमसे अटैम्प्ट करते समय या आंसर तक पहुंचते समय कोई ना कोई प्रॉब्लम हमसे हुई है, ठीक है।
कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही अटैम्प्ट किया है, आपकी साइड से सब सही था, केवल कुछ क्वेश्चंस आपके जैसा आपने सोचा था वैसे आंसर उनके नहीं थे, कुछ और सही आंसर थे जो आप नहीं सोच पाए। सिर्फ इस चीज़ का इतना सा मतलब है, राइट। तो ये चीज़ हमारी इम्प्रूव कैसे होगी, क्योंकि अभी इस पेपर में तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि इम्प्रूव करना आपकी इच्छा हो सकती है। आपको लगता है कि मेरा स्कोर अगली बार बहुत अच्छा होना चाहिए, आप डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपना स्कोर बहुत बढ़िया बनाऊंगा, ठीक है, ये आपकी प्रबल इच्छा हो सकती है। बट अभी भी आपको ये नहीं पता है कि ये चीज़ सच में पॉसिबल कैसे होगी, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने एक से ज़्यादा बार भी इस पेपर को दिया होगा, आपके फ्रेंड सर्किल में से स्टूडेंट ने कई बार दिया होगा, बट वो बार बार मार्जिन पे क्यों रहते हैं। तो यही आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक तो दिमाग में ये हो सकता है कि पेपर में बहुत कुछ नया आता होगा, तो आप दोनों पेपर्स एनालाइज कर सकते हैं कि नए क्वेश्चंस या टफ क्वेश्चंस या कोई ऐसी नई बात आती होगी जिससे प्रॉब्लम होती होगी, या आपको क्वेश्चन समझ में कम आते होंगे। तो नया इतना ज़्यादा है क्या, रियलिटी नहीं है ये आपका मिस अजम्पशन है कि बहुत कुछ पेपर में हर बार नया आ जाता है, हम जो पढ़ते हैं वो तो होता ही नहीं है, कुछ नया आ जाता है, हमें क्लियर नहीं होता, हमें डाउट होता है, उससे हमारी गलती हो जाती है, ये हो सकता है। ये चीज़ हमें सामने आ जाएगी अगर आप पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो आप पेपर को एनालाइज कीजिए, पेपर आप डाउनलोड किया आपने, आपके फ्रेंड्स के पास दूसरी शिफ्ट का पेपर भी होगा, नहीं है तो आप हमें कमेंट के अंदर लिख दीजिए, हम आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे, हमारे ऐप के ऊपर भी ये पेपर्स हैं वो आपको अवेलेबल करा देंगे, कोई इशू नहीं उसका। बट आप काम स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस जो करते हैं वो बहुत डीप होना चाहिए। एक सुपरफिशियल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा, किसी और ने बता दिया आप उसको फॉलो करने लगे उससे भी काम नहीं चलेगा, आपका एनालिसिस बहुत सटीक होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोग इस चीज़ को देखना कि जैसे मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर्स के वो क्वेश्चन यहाँ पे छांटे हैं जो मुझे लगा कि नए पैटर्न है या कुछ उनमें नयापन है। तो न्यू चीज़ या न्यू एंगल या एकदम से कुछ डिफरेंट चीज़ आ गई हो, या पहले भी ऐसा आता था लेकिन इस बार कुछ बदल के आ गया, ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट आउट किए। और सेलेक्ट आउट नहीं है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो सच में थोड़ा सा डिफ़र करते हैं, और इनके अलावा जो क्वेश्चन बच गए उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि मैं 95% करेक्ट हूँ कि वो क्वेश्चन जैसे पहले आते थे या जैसी उम्मीद होती है पेपर में वैसे ही थे, उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। देखो ये पहला जो सेक्शन है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, बी पार्ट की बात हो रही है। यहाँ जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको कम्युनिटी के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है, स्पीसीज पूल है, एनवायरमेंटल फिल्टरिंग है, रीजनल स्पीसीज पूल आपको दिया हुआ है। तो ऐसे जो फैक्ट हैं इनके साथ पहले के पेपर्स में क्वेश्चन नहीं रहा हुआ है। तो वैसे आप इकोलॉजी के अंदर इन सारी चीज़ों को करते हैं, बट मे बी यहाँ पे कुछ डिफरेंट एंगल यूज़ किया गया है, नया इन्फॉर्मेशन है, कुछ नए वर्ड्स डालें तो दिक्कत हो सकती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ जो पूछा गया वो नॉन नेटिव इनोवेटर्स हैं, हालांकि जो एलाइन स्पीसीज होती हैं, एक्जोटिक स्पीसीज होते हैं, उनके बारे में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये एक्वेटिक को लेकर के पूछा गया। पहले के क्वेश्चन के अंदर एक्वेटिक कोई एक नाम रहा था, बट इस बार सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर नॉन नेटिव्स हैं, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया, इकोसिस्टम चेंज कर दिया। तो नॉर्मली हम टेरेस्ट्रियल के अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं, यहाँ सारा का सारा एक्वेटिक एंगल से पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे था कि ग्विल्ड को इवोल्यूशन और डिफ्यूज को इवोल्यूशन, मोस्टली पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चन रहा हुआ वो को इवोल्यूशन से रहा हुआ है, पैरेलल इवोल्यूशन से रहा हुआ है। तो एक स्टेप आगे आकर के ग्विल्ड या डिफ्यूज को इवोल्यूशन,
थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, तो यहाँ आपको इस कारण से दिक्कत आई है। सिमिलरली अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली कश्मीर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और डियर लाइक फॉसिल्स हैं। तो फॉसिल्स जो हैं उनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन मेंबर्स के नाम पहले नहीं थे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हर पेपर में ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। देखो ये बी पार्ट के क्वेश्चन थे। ऐसे अपन सी पे चलते हैं। तो सी पार्ट के अंदर जैसे यहाँ पे कोई डाटा आपके पास, कोहेड्स आपको दिए हुए हैं, अबंडेंस का इसमें मैटर डाला हुआ है। ये सारा जो मैटर है ये एक्चुअल में आप लोग एक टॉपिक तैयार करते हैं इकोलॉजी में, वो होता है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल के पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो टेबलाइज फॉर्म के अंदर है, जबकि ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेंटेंस बिल्डिंग फॉर्म के अंदर आ गया। टेबल आपको बनानी पड़ेगी, इसलिए मे भी आपको बहुत स्ट्रेंज लगा होगा या आप इसको नहीं कर पाए होंगे। तो टॉपिक सेम है, बहुत ईजी सा टॉपिक होता है। डिस्कशन क्लासेस के अंदर सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, चैनल के ऊपर ये सारा आपको अवेलेबल रहेगा। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टॉपिक वही है और उतना ही सरल क्वेश्चन है, बट डिज़ाइन चेंज हो गया है, इतना बदल दिया गया कि आपको लगता है कि ये वो है ही नहीं या आपके दिमाग में आया ही नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के ये तो लगभग एक ऐसा एरिया जिसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। पैटर्न है वो भी दिया होता है, बस प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बदल दिया गया। ग्राफ के जो पैटर्न्स हैं, एक्स और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। तो एक डिफरेंट एंगल से ये तो देखो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इन चीज़ों के लिए आपको मेंटली भी तैयार होना पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपको पेपर में मिलने वाला है, उससे पहले तो वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप इससे मिलती जुलती या इसके 5 पॉइंट हैं तो उसमें से किन्हीं 3 पॉइंट्स पे कभी आप गए हुए हैं तो मे बी आप इसको कैच कर लेंगे और इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में मिले। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस हैं वो लगभग जो हम चाहते हैं टॉपिक्स हैं उनसे कोरिलेट हो रहे थे, कोई बड़ा इशू नहीं था उनके अंदर। अब अपन इवनिंग शिफ्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना कि थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहा है। देखो पहला क्वेश्चन फंगल डिजीज से है, ब्लास्ट डिजीज से है। तो चावल के अंदर पर्टिकुलर डिजीज, तो डिजीज़ का 1 या 2 क्वेश्चन होता ही है। तो नॉर्मली पर्टिकुलर डिजीज़ आपको पता है, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं या उसका कंप्लीट अपने, जैसे एक तो प्लांट पैथोलॉजी का स्टूडेंट हो वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको तो, बट बाकी जिन्होंने डिजीज़ को इतना डीपली नहीं पढ़ा उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो टर्म डाला है एम्प्टी फॉरेस्ट, ये पहले किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं रहा हुआ, तो अब थोड़ा सा नयापन है। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए पैडोमॉर्फिक। तो टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पिछले पेपर्स में ये टर्म्स बिल्कुल से भी यूज़ नहीं किए गए, तो नए टर्म्स आपको थोड़े क्वेश्चन में मिलते ही हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब आप सी पार्ट पे आ जाइए। ये पहला क्वेश्चन कोवैक्सीन वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है। तो कोरोना के बाद में कुछ एक पेपर में बार बार वैक्सीन से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। और वैक्सीन के अंदर क्या है, अब काफ़ी इश्यू है, लेटेस्ट टॉपिक है, कोवैक्सीन वगैरह डाला गया है, तो ये वहाँ से कोरिलेट करता है। अपन एक्सपेक्ट भी कर सकते थे कि भाई कोरोना से बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, वैक्सीन को लेकर के इतना सारा ग्लोबल लेवल के ऊपर सिनेरियो हैं वो चेंज हुए हैं, मिथ्स हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं, तो स्वाभाविक था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेल साइकिल से क्वेश्चन है। अब सेल साइकिल के क्वेश्चन तो हमें हर पेपर में मिलते ही हैं, बट जो नाम दिए गए हैं प्रोटीन्स के, एंजाइम्स के, यूनिट्स के, वो पिछले पेपर्स में बहुत ही रेयरली कहीं आपको मिलेंगे, वो नहीं है। तो नॉर्मली आप जितना कवर करके गए थे वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, कुछ नया दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाते हैं अपन, देखो ये एनवायरमेंटल कंडीशन, इकोलॉजी, ऑप्टिमल फिनोटाइप, फिनोटाइप्स के अंदर प्लास्टिसिटी। तो वैसे तो थ्योरेटिकल सेक्शन होता है, बट उसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर डाला गया है, उसको डिज़ाइन किया गया है, बस थोड़ा सा वे चेंज किया गया है।
कि प्लास्टिसिटी है ना, फिनोटाइप के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। बस आपको ग्राफ है उसको देखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ऊपर लास्ट पेपर्स में आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, हर पेपर में लगभग आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ट्रांसजेनिक के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसजेनिक के साथ में सिसजेनिक को डाला गया है, तो एक नयापन है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई। टॉपिक वही है, थोड़ा सा कंटेंट नया ऐड हो गया है। ओके, काफ़ी स्टूडेंट जो कि पहले से हमसे जुड़े हुए हैं या पुराने पेपर्स पे काम किए, तो इस क्वेश्चन को देख के आप लोग सरप्राइज हुए होंगे। कारण क्या है कि सेम फिगर कम से कम भी आज से 15 साल पहले का पेपर है, उसके अंदर ये यूज़ किया गया। एग्जैक्ट ईयर तो मुझे भी नहीं ध्यान में आ रहा, बट ये फिगर मुझे अच्छे से पता है कि ऐसा क्वेश्चन सेम ऐसा ही डायग्राम है और वो पूछा गया है, और केवल यहाँ पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। तो अगर आपने PYQs बहुत अच्छे से किए हैं तो आपके क्लिक कर जाएगा, देखते ही क्लिक कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिप्रोडक्टिव आउटपुट का उसको लेकर के है। तो सेमल पेरस, इटेरोपेरस बहुत अच्छे से आप इकोलॉजी में तैयार करते हैं, बट थॉटिकल की बजाय या आज से पहले एग्जाम्पल्स पूछे गए थे, या डायरेक्टली जो हमारे सर्वाइवसिव कार्ब्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनसे क्वेश्चन आता है। बट इस बार थोड़ा सा इसके अंदर एक डिफरेंट वे के अंदर क्वेश्चन डिज़ाइन भी किया गया है और पूछा भी गया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमें बी और सी पार्ट के अंदर। तो आपने नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर और इवनिंग शिफ्ट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि बिल्कुल से नए क्वेश्चन हो। हालांकि यहाँ भी कुछ क्वेश्चन नए आपको लगे हैं, लेकिन वो भी 100% नए नहीं है। मैटर वही है, प्रेजेंटेशन का तरीका बदला है। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई नई चीज़ पूछी है जो आज से पहले नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया कि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले के पेपर में जैसे आते हैं या जो लेवल होता है वैसे ही इस बार भी थे। कंटेंट के अंदर जो वर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन को पकड़ते हो या मैटर को समझने की कोशिश करते हो, वो भी सेम थे। प्रेजेंटेशन के तरीके भी ज़्यादा डिफर नहीं कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल से नया जो है वो बहुत ही थोड़ा सा फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ जो बात समझ में आती है वो यही आती है कि अगर हम एग्ज़ाम से पहले PYQs पे बहुत अच्छे से काम करें। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ में जो बातें हम इंट्रैक्शन से समझ पाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कि अगर आपने बहुत सारे लास्ट पेपर्स के PYQs को आपने क्लियर किया, आंसर क्या है ये पता किया, इससे मतलब नहीं है। एक्चुअल मतलब होता है कि आपने हर क्वेश्चन को बिल्कुल डीपेस्ट लेवल पे जाके समझने की अगर कोशिश की है, तो नेक्स्ट पेपर में भी ये मान के चलिए कि 80% पेपर तो कंफर्म हुई है जो आप PYQs में देख रहे थे। तो PYQ प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंटेंट आप जो भी यूज़ कर रहे हैं बहुत सही है। अगर आप मार्जिनल पे हैं तो आपने कंटेंट जो भी यूज़ किया वो सही है, उसका इशू नहीं है। PYQs पे आपका काम होना चाहिए और इतना बेटर होना चाहिए कि आप नेक्स्ट पेपर के अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 1-2 पॉइंट एज्यूम करना पड़ रहा है या अप्लाई करना पड़ रहा है, तो आपका जो वे है, माइंड का जो वे है, वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो PYQ डिस्कशन या PYQ प्रैक्टिस ये आपके लिए हाईली रिकमेंड चीज़ है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, देखो इसके लिए हमारी साइड से आप लोगों के लिए क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 20 दिसंबर के बाद का ये कोई भी डेट है वो होगा, तो हम लगभग 4 महीने की डिस्टेंस पे हैं। तो 4 महीने की जो डिस्टेंस है उसमें आपको रिवर्स मोड यूज़ करना है।
रिवर्स मोड का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पे जाइए और अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत है या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, आप कंफर्म नहीं है, तो आप कंटेंट पे जाइए, क्वेश्चन टू कंटेंट। अभी आप जो कर रहे होंगे वो कंटेंट टू क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखो, एक मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं जो समझता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहले कंटेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी ये सब लगा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो मे बी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जितना एनर्जेटिकली जाने चाहिए उतना एनर्जेटिकली आप नहीं जा पाते। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के भी इश्यू हो सकता है, ये नंबर ऑफ ओल्ड पेपर्स को लेकर के भी हो सकता है, और लेवल ऑफ क्वेश्चन को लेकर के भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने रिवर्स अप्रोच अपना रखी है, आप क्वेश्चन, क्योंकि आपने मार्जिनल स्कोर तो पहले से गेन कर ही रखा है, तो आपने पढ़ाई तो की है, आपको टॉपिक्स भी आ रहे हैं, अब पहले क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन से आपको बिल्कुल से इंटरेक्ट होना है, डिपेस्ट, और फिर अगर आपको इश्यू आता है तो कंटेंट पे जाना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड इसी चीज़ को करूँगा कि आपको रूटीन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से बातें निकल के आती हैं कि हम PYQs की बुकलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनसे काम कर लेते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फ्री के अंदर भी, विदाउट कॉस्ट भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप हमारे ऐप के ऊपर भी पिछले सालों के सारे पेपर्स विथ फाइनल आंसर की जो CSI ने डाली है वो सब हमने फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल करा रखा है, आप कहीं से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, वो है रियल PYQ कि ओरिजिनल पेपर्स में जो क्वेश्चन रहे हुए हैं आपको उनके साथ मैक्सिमम डील करना है, ना कि मॉडिफाइड क्वेश्चन। पर्टिकुलर किसी भी बुकलेट में अगर मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं या मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए गए, उनकी बजाय आपको रियल क्वेश्चंस पे काम करना है। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र कर रखा है वो एक रूटीन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम है, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर, रूटीन बेसिस के ऊपर ओरिजिनल PYQs को टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो कितना आपको कवर करना है, किस लेवल तक कवर करना है, और किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस के वाइज से आप क्या 100% समझ चुके या आपको वहाँ कन्फ्यूजन बचे हुए हैं, ये आपका इश्यू है। तो आपको 100% उसको कवर करना है। तो हमारा जो रूटीन क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये 100% आपके लिए वैल्यूबल रहेगा, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्लासेज भी मिल जाएंगी, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और टेस्ट भी होंगे। ये सब रेगुलर बेसिस पे है। मीन्स अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर रिसोर्स नहीं भी है, मान लीजिए उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, जीरो कंटेंट स्थिति के अंदर भी ये कोर्स आपको क्लासेस का कंटेंट है, क्वेश्चंस जितना आपको चाहिए, टेस्ट चाहिए, इनके डिस्कशन चाहिए, पर्सनल अगर आपका कोई क्यूरी है, कहीं पे आपका कोई डाउट बच जाता है, वो आपको डिस्कस करना है, तो वो सारा इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। तो देखिए, आपको एक डाइवर्स अप्रोच फॉलो करनी है। डाइवर्स अप्रोच का मतलब ये है कि मैक्सिमाइज करना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगर आप एक रूटीन बेसिस में होता है ना, जैसे आप एक रूटीन बेसिस में स्टडी तो कर लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि रूटीन बेसिस में स्टडी करते हैं, कंटिन्यूसली टॉपिक्स हैं उनको मिलते हैं या वो तैयार करते हैं, क्वेश्चन टेस्ट तक सीमित हो जाता है, या जब टेस्ट होता है तभी क्वेश्चन के बारे में बात आती है। रेगुलर क्वेश्चन से कनेक्टिविटी, जो रिदम आपको चाहिए, वो मोस्टली नहीं होती है। इसी का कारण होता है कि क्वेश्चन जब हम रियल एग्जाम में करने जाते हैं तो वहाँ हमसे दिक्कत इसीलिए आती है। तो मैक्सिमाइज या डिफरेंट एंगल से जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं
उनको अगर आप एक डाइवर्स अप्रोच के साथ क्लियर कर लेते हैं और डाउट फ्री मैनर में क्लियर करना होता है, तो मे भी आपके पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे स्कोर पे आप उनको ले जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मेरी साइड से जो आप लोगों के इंटरेक्शन से जो मैं समझ पाया, आपकी जो इश्यूज़ थे कि आपको किस प्रकार की दिक्कतें हुई हैं, उनको सॉर्ट आउट करके सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो समझाने की कोशिश की है। मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपके ज़रूर काम आएंगी। और अगर आप हमारी साइड से हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के ऊपर ये CSIR नेट के नाम से आपको इसी कैप्शन के साथ में अवेलेबल हो जाएगा। आप हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए बिल्स द पावरपॉइंट को, और वहाँ प्रॉपर ये कोर्स आपको मिल जाएगा और फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड होने वाली है और ये सारा जो कंटेंट है वो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हमने यहाँ पे अवेलेबल कराया है। आप एक बार विजिट जरूर से करना है, आपको देखना है। कुछ फ्री कंटेंट भी वहाँ पे हमने छोड़ रखे हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डिस्कशन के फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप उनको भी देखिए। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। लोवेस्ट फीस के अंदर हाईएस्ट अटेंशन, हाईएस्ट फोकस के साथ अगर आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो वी वेलकम यू। और जस्ट हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छे टारगेट की तरफ या अच्छे ड्रीम्स को अचीव करने की तरफ आप हमारे साथ बढ़िए। आप सभी को गुड लक। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपको थैंक यू और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम डिस्कशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको अपडेट वे में मिलती रहें, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। गुड लक आप सभी को।